हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। आज हम लोग जेईई मेन के हुए पेपर 8 अप्रैल 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस और आंसर को देखने वाले हैं। और आज आपको इसी एक ही वीडियो में 8 अप्रैल को 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के क्वेश्चन के आंसर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में 10 अप्रैल को भी एक शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन का हुआ था उस क्वेश्चन के आंसर भी आपको इसी एपिसोड में मिलने वाले हैं। इसलिए एपिसोड को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं आर सेम एज दोज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ABCD करके ऑप्शन दिया गया है, जिनमें आयरन थर्ड है और मैग्नीज सेवन्थ है और निकिल सेकंड है, इसके बाद कोबाल्ट सेकंड है। पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा इसमें जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर वाला एलिमेंट्स है वह कौन सा ऐसा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CrO2Cl2 के इक्वल है। तो जैसा कि CrO2Cl2 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसमें जो CrO2Cl2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो लास्ट में D0 आएगा, अर्थात D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर ये Fe3+ Ni2+ और CO2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो D में 5 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जबकि Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3D7 होता है। चूँकि Mn 7+ लिखा गया इसलिए इसके सातों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका कौन सा आंसर होने वाला है तो वह होने वाला आपको बी। इसके बाद कह रहा है कि XeF4 SbF5 दिस गिव्स XeFm के पावर +n और SbFp के पावर q माइनस द वैल्यू ऑफ m प्लस n प्लस की p प्लस q इज, मतलब m n p q की एडिशन के बाद वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा और सभी जब वैल्यू नोन हो जाएंगे तो हम उसको ऐड कर लेंगे और आसानी से हमारे आंसर हो जाएंगे। तो XeF4 और SbF5 का रिएक्शन कराते हैं तो 1+ और 1- का ये कंपाउंड्स बनते हैं, जिसमें जो फार्मूला बनता है वो XeF3+ बनेगा। इसके बाद SbF6- बनता है, तो इसमें m की वैल्यू कितनी हो गई तो वहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं Fm है तो m की वैल्यू 3 हो गई, n की वैल्यू कितना हो गया 1 जो कि पावर +n लिखा गया है। फिर p की वैल्यू 6 हो गई और उसके पावर q- लिखा है, q की वैल्यू n, और जब ऐड करेंगे कितना आएगा 11। इसका आंसर कितना होने वाला है 11 होने वाला है। फिर इसके बाद कहता है द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इन्वॉल्व्स कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय लीचिंग। लीचिंग से मुझे एलिमेंट्स को क्या करना है बाहर निकालना है, वो भी उनकी सांद्रता वाले अयस्क से। तो कैसे प्राप्त करेंगे, कौन से प्राप्त किए जा सकते हैं एलिमेंट्स, तो कॉपर मैग्नीशियम गोल्ड और पोटेशियम। तो लीचिंग विधि द्वारा आपका कौन प्राप्त होता है तो वह प्राप्त होता है गोल्ड, इसलिए इसमें आंसर 3 होगा। और उसका नीचे आपका दिखाया भी गया है कि जब गोल्ड का रिएक्शन एक्वस सोल्यूशन में सोडियम साइनाइड के साथ कराया जाता है तो आपका क्या बन जाता है सोडियम डाइसाइनाइडो R8 फर्स्ट आपका बन जाता है, जो कि आपका यहाँ पे कंपाउंड लिखा गया प्लस NaOH है। फिर इसके बाद पूछता है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज PBr80C, मतलब ये पोटेशियम ब्रोमीन, इसके बाद एस्टाटीन और कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करके इनके आर्डर को अरेंज करना है डिक्रीजिंग आर्डर में। तो इनमें कौन होगा तो वो आपका होता है सबसे अधिक आप जानते भी हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है हेलोजन की होती है, इसलिए Br का सबसे अधिक होगा, फिर कार्बन का हो जाएगा, फिर आपका एस्टाटीन हो जाएगा, इसके बाद कौन हो जाएगा फास्फोरस। तो ये आपके हो गए। फिर हम लोग फाइनली पहुंचने वाले हैं अगले प्रश्न 5वें पर, जिसमें कह रहा है कि लिथियम और मैग्नीशियम डू नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड, कि लिथियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, क्यों। तो इसमें स्टेटमेंट 2 दे रहा है कि आयनिक रेडियाई ऑफ लिथियम प्लस इज ग्रेटर देन Mg2+। तो इन दोनों स्टेटमेंट को देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है ट्रू है कि लिथियम प्लस का जो आयनिक रेडियस होता है वो Mg2+ से ग्रेटर होता है। साथ ही साथ ये दोनों सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं क्योंकि इनके एटॉमिक साइज बहुत ही कम होते हैं। तो पहला इसका स्टेटमेंट ट्रू हो गया। इसके बाद 6वें क्वेश्चन पर आते हैं कंसीडर द रिएक्शन Cu2 + X- Cu2X2 + X2 प्रोडक्ट X2 विल बी प्रोडिमेंटली
मतलब इसमें से प्रोडक्ट जो X2 है वो कौन हो सकता है, तो वो आपका कौन होता है, I2। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि I2 जो होता है वह डिपार्चर किया जा सकता है किसके द्वारा, F2Cl2 और Br2 के द्वारा, इसलिए वहाँ पर कौन होगा, तो वह होगा आपका I2। क्योंकि और अन्य कोई भी होगा तो वह डिपार्चर नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता या प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, इसलिए कौन होगा, तो वह होगा आपका I2। इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, तीसरा होगा। हाउ मेनी फैक्टर विल कंट्रीब्यूट मेजर रोल इन कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड। इसका मतलब कि कोई हमेशा से जो बंध बनाना होता है किसी यौगिक में, तो उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है कौन कौन सा कारक होता है, तो 3 कारक होते हैं, जिसमें आपका दिया है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन और डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय कैटायन। तो ये 3 आते हैं, जिनमें ए बी सी ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए गए, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन था, तो ए बी सी है। अर्थात इन तीनों फैक्टर पर जो होता है वो कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड क्या करता है, डिपेंड करता है। फिर आता है कि गिवन बिलो आर द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट विथ टेम्परेचर डिटरमाइन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर को लेके ग्राफ प्लाट किया गया, उस ग्राफ में क्या किया गया है, टेम्परेचर मेंशन किया गया है, और इसमें पूछ रहा है कि सॉल्वेंट अर्थात विलायक का क्वथनांक क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में इसको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, अर्थात क्वथनांक में उन्नयन हिंदी में कहते हैं। और क्वथनांक में उन्नयन होता है तो क्वथनांक बढ़ता है, किसका बढ़ता है, सॉल्यूशन का। मतलब कि सॉल्यूशन का जो विलयन का होगा वह क्वथनांक अधिक होगा, विलायक का क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। तो जैसा कि ग्राफ बनाया गया, ग्राफ से बहुत कुछ नहीं है, बस इतना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर तो बहुत ही छोटा। वो कैसे, क्योंकि डिटरमाइन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब विलायक का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वही आपका सॉल्वेंट का होगा, और जो हायर होगा वो सॉल्यूशन का होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 82 और 83 है, कंपैरिजन कर लेंगे। 82 जो है वह लोअर है, इसलिए 82 जो होगा वो सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। आंसर क्या हो जाएगा, 82 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है 9वां कि 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग 60% कार्बन इवोल्व्स x इंटू 10⁻⁻1 ग्राम CO2 ऑन कंप्लीट कॉम्बसन डिटरमाइन x। मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, वो भी x इंटू 10⁻11 ग्राम CO2 को अगर हमें क्या करना, पूर्णतः जला देना है। लेकिन उसमें दिया है कि 0.5 ग्राम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका 60% जो है वो कौन है, कार्बन है। तो मास ऑफ कार्बन अगर मैं निकालना होगा तो कंपाउंड कितना है, 0.5 ग्राम है, और उसमें 60% कार्बन है, तो मास ऑफ कार्बन कितना होगा, तो वह हो जाएगा 0.5 इंटू 60%। जैसा कि 60% को हम लोग क्या लिखते हैं, 60/100 लिखते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 60/100। और इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से अच्छा है कि मोल हमें निकालना है। मोल हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, मास अपान एटॉमिक मास होता है। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, और जो मास होगा वो कितना है, तो ऊपर आपने निकाला हुआ है 0.5 इंटू 60/100 अपन 12 कर देंगे, और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कितना आने वाला है, जो आपका वैल्यू आएगा उस वैल्यू में क्या कह रहा है कि मास ऑफ CO2 कितना होगा। अब मास ऑफ CO2, तो ये तो मोल ऑफ कार्बन मिल गए, मास ऑफ CO2 कितना हो सकता है, तो मास ऑफ CO2 जो हो जाएगा वो क्या कर देगा, इंटू 14 कर देगा। क्योंकि आप जानते हैं कि मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू होता है वेट अपान मॉलिकुलर वेट होता है। तो आपको क्या चाहिए, वेट चाहिए किसका, CO2 का। अगर CO2 का वेट चाहिए तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिकुलर वेट। तो मॉलिकुलर वेट किसका है, CO2 का, कितना होता है 44, और मोल्स कितना आया 0.5 इंटू 60/100 इंटू 12 आया है। यदि इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.1 ग्राम आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम, और उसका कंपेरिजन कर लेंगे x इंटू 10⁻⁻1 ग्राम से, और जैसे ही कंपैरिजन करेंगे x की जगह पर 11 है, इसलिए x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आर्डर ऑफ स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो इस पे क्या कर रहा है कि आपको आर्डर बताना है, वो भी किसके, स्पिन के मैग्नेटिक मोमेंट के बेस पर। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वह होता है म्यू इक्वल टू रूट में n ब्रैकेट्स में n+2, मतलब रूट में n इंटू n+2 होता है, जहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें जैसा कि हम लोग निकालेंगे सभी कंपाउंड्स में, तो आप चारों कंपाउंड्स में जब निकालेंगे तो COFE 6 3 माइनस अब K, क्योंकि K
3 है तो वो बाहर करेंगे, आयनन करेंगे तो 3 माइनस आएगा, 3d6 आएगा, जहाँ से आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे 4। तो यहाँ से यदि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकाले तो रूट में क्या मिल जाएगा 4 × 4 + 2 मतलब 6 × 4 रूट में 24 Bm बोहर मैग्नेटान होता है इसका यूनिट। फिर इसके बाद MnVr4 2 माइनस में निकालेंगे 3d5 तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसका कितना हो जाएगा रूट में 35 हो जाएगा। इसके बाद FeCN का होल 6 4 माइनस में निकालेंगे 3d6 होगा, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन T2G में क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, इसलिए n की वैल्यू 0 होगी तो म्यू की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। NiNS3 होल 6 2 प्लस में 3d8 होगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 होंगे, इसलिए यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितना मिलने वाली है 2 × 2 + 2 मतलब 4 × 2 मतलब रूट में 8 मिलने वाला है। तो सबसे ज़्यादा किसका आपका है तो रूट में 35 है, फिर कौन हो जाएगा रूट में 24 हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा रूट में 8 हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट एज, मतलब हम जिप्सम को सीमेंट में ऐड क्यों करते हैं, तो जिप्सम का कार्य क्या है सीमेंट को में ऐड करने की। तो जो ये जिप्सम होता है वो सीमेंट को ऐड करने पर क्या कर देता है, सीमेंट के सेटलिंग पावर को बढ़ा देता है, मतलब कि जो सीमेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे एक दूसरे के पास आते हैं और सेटल हो जाते हैं और तब बैठ जाते हैं। तो इसमें जो आंसर होने वाला है वो आपका पहला होने वाला, इट हेल्प्स इन स्लोविंग डाउन प्रोसेस सेटलिंग ऑफ सीमेंट। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 12, हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग रिलेशन बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। इफ़ टेम्परेचर डिपेंड ऑन रेट कांस्टेंट इन लार्ज, मोर विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी, कि रेट कांस्टेंट पर जो होता है यदि टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है और ऐसी परिस्थिति में यदि रेट कांस्टेंट हायर है तो टेम्परेचर हायर होगा, टेम्परेचर हायर होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी भी हायर होगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, किसी कंपाउंड को एक्टिव करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वही एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो हम किसी कंपाउंड को एक्टिव करने के लिए हम टेम्परेचर भी दे सकते हैं, और टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है, तो वह डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पर या रेट कांस्टेंट पर। तो रेट कांस्टेंट जितना अधिक होगा टेम्परेचर अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी भी अधिक होगा, इसलिए कि जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। फिर क्या कहता है, एक्टिवेशन एनर्जी इज 0 देन रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यदि एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाती है तो उस समय टेम्परेचर जो होता है वो रेट कांस्टेंट पर डिपेंड नहीं करता, तो ये भी आपका आंसर सही है। तीसरा है, इफ टेम्परेचर डिपेंड ऑन रेट कांस्टेंट इज स्मॉल लेस विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि जब आपका रेट कांस्टेंट लार्ज है तो टेम्परेचर अधिक है तो एक्टिवेशन एनर्जी अधिक है, और इसी प्रकार से यदि रेट कांस्टेंट स्मॉल होगा तो टेम्परेचर स्मॉल होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होगी, लो होगी। इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज नेगेटिव, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी कंपाउंड को यदि आप एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे हैं तो वह कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए आपका जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो कितने इसमें से करेक्ट हैं, तो वो आपके कितने करेक्ट हैं, ए बी और सी तीनों आपके करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल, डायमैग्नेटिक और मोस्ट स्टेबल। मतलब इन जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से 3 चीज़ें देखने हैं कि ऑक्टाहेड्रल शेप होना चाहिए, डायमैग्नेटिक होना चाहिए, साथ ही साथ मोस्ट स्टेबल होना चाहिए कंपाउंड। तो इनमें कौन सा है, तो इनमें आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलेगा K3COCN का होल 6 मिलेगा, जो कि आपका ऑक्टाहेड्रल शेप रखता है, साथ ही साथ डायमैग्नेटिक होता है और इसका मोस्ट स्टेबल भी होता है। इसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन है, 2iO3 - 1 xi - 1 12H प्लस दिस गिव 6i2 6s2 है, तो इसमें x की वैल्यू कितना है, तो x की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 10 होती है। तो वो आपको दिखाया गया है क्योंकि आयोडीन का जो नंबर्स है वो बैलेंस होना चाहिए। तो कितने आयोडीन हो गए, 6 दूनी 12 इधर हो गए, जबकि उधर कितने हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब कि 10 i माइनस करेंगे तभी जाके पूरे आयोडीन इक्वल होंगे, इसलिए x की वैल्यू कितना आने वाला है, 10 आने वाला है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। फिर इसके बाद कहता है, द करेक्ट ग्राफ रिकॉर्डिंग फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये चीज़ आप कहाँ पढ़े होंगे, तो याद रखिएगा कैटालिस्ट एंड कैटालिसिस चैप्टर है, जिसका लास्ट टॉपिक आपने देखा होगा फ्रेंडली इक्वेशन होता है, और फ्रेंडली इक्वेशन में ये आपका ग्राफ प्लाट कराया गया है। तो इनमें से 3 ग्राफ आपको मिलने वाले हैं, वो कौन कौन से मिलने वाले हैं, तो वह मिलने वाले ए बी और डी, जबकि सी आपको मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो वो कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं, विच सेल रिप्रेजेंट इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन गिवन। जो आपका ये रिएक्शन दिया गया है इसमें से कौन सा सेल रिएक्शन जो होता है वह करेक्ट रिप्रेजेंटेशन करता है।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि H2 प्लस 2AgCl दिस गिव्स 2H प्लस और 2Ag, इसके बाद क्या हो जाता है Cl माइनस हो जाता है। तो इसमें कौन रिप्रेजेंट करता है, पहला जो कि आपका लिखा गया प्लेटिनम, इसके बाद इलेक्ट्रोड H2, फिर आपका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है HCl एक्वस, फिर AgCl हो जाएगा, फिर Ag हो जाएगा। वो कैसे, तो एनोड पर H2 जाता है, कैथोड पर AgCl जाता है, जिससे Ag ऑप्टेन हो जाता है। तो नेट सेल रिएक्शन कितना मिलने वाला है, H2 2AgCl दिस गिव 2H प्लस और 2Ag प्लस 2Cl माइनस। कैसे बैलेंस होगा, तो वो एनोड और कैथोड के रिएक्शन को ऐड करने पर ही आपका ये रिएक्शन मिलने वाला है। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग कंपाउंड विच मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन ऑफ मेटल और आयंस इन ड्रिंकिंग वाटर। तो जो ये आपके ड्रिंकिंग वाटर में आपके मैक्सिमम कंसंट्रेशन में मेटल पाए जाते हैं या आयन पाए जाते हैं, उन्हें मैच करने हैं कि कौन सा मेटल या आयन कितने ppm में पाया जाता है। तो जो आपका फ्लोराइड आयन होता है वो 1 ppm में पाया जाता है, जबकि जिंक जो होता है वो आपका 5 ppm में पाया जाता है, और सल्फेट आयन जो होता है वह 500 ppm में पाया जाता है, और नाइट्रेट आयन जो होता है वह आपका 50 ppm में पाया जाता है। तो ये इनके मैचिंग ऑर्डर हुए। फिर इसके बाद 18 आता है, आपका कंपाउंड दिया गया है लिथियम बोरोहाइड्राइड और एथिल अल्कोहल और H प्लस आयन के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है और बताना है कि कंपाउंड एक क्या बनने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका लिथियम बोरोहाइड्राइड होता है ये क्या करता है, रिड्यूस करता है किसको, एस्टर को अल्कोहल में। तो जो आपके एस्टर होते हैं उनको किस में रिड्यूस कर देता है, अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। तो इसमें एस्टर कौन है, तो देख सकते हैं नीचे वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऊपर वाला एस्टर है। तो लिथियम बोरोहाइड्राइड जो होता है वो उसको रिड्यूस करेगा, अर्थात अपचयित करेगा किसको, आपके एस्टर को। जब एस्टर को अपचयित करेगा तो उसे किस में चेंज कर देगा, तो उसे अल्कोहल में चेंज कर देता है। तो इसमें कौन सा आपका आंसर होने वाला, तो आंसर आपका दूसरा होने वाला है। इसके बाद मैच द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट विथ फॉलोइंग रिएजेंट। इसके बाद प्रोडक्ट भी दिए गए हैं, तो इनमें कौन सा बनेगा और उनके रिएजेंट भी आपको मैच कराने हैं। तो जो आपका फेनिल एमीन है या एनिलीन है वो किससे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका यस से। फिर इसके बाद जो आपका CuHCl होता है वह किससे हो जाएगा, तो वह हो जाएगा Q से। इसके बाद जो C होता है CuCN होता है वह किससे मैच करेगा, PSCN से। और जो आपका D होता है HBF4, और यदि आप उसको उष्मा भी देते हैं तो D जो होगा वह क्या बनाएगा, R बनाएगा, मतलब आपका PHF फेनिल फ्लोराइड बनाएगा। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए आप रिएजेंट जब ये यूज़ करते हैं तो कौन सा कंपाउंड बन सकता है, तो रिएजेंट जैसा यूज़ करेंगे वैसा कंपाउंड है, तो उस हिसाब से मैचिंग करने थे। तो ए का जो होगा वो S होगा, बी का Q होगा, सी का P होगा, डी का R होगा। इसका फाइनली कौन सा आंसर मिलने वाला, तो आपको पहला आंसर मिलने वाला है। फिर इसके बाद आता है मैच द फॉलोइंग विद दियर कैरेक्टरिस्टिक लेबोरेटरी टेस्ट। इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक लेबोरेटरी टेस्ट का क्या करना है, मैचिंग करना है। तो जो पहला आपका है सेकेंडरी एमीन है वह किससे मैच करता है, तो वह Q से, क्लोरोफार्मिन एल्कली पोटास के प्रेजेंस में वो अपना कैरेक्टरिस्टिक लेबोरेटरी टेस्ट देता है। और इसके बाद दूसरा जो होता है वह किसके साथ देता है, तो दूसरा P के साथ देता है, न्यूट्रल FeCl3 के साथ। और तीसरा जो होता है वह किसके साथ देता है, तो वह R के साथ देता है। ये आपके आंसर हो गए। फिर इसके बाद 21 पर हम लोग आते हैं, फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, और कॉलम ये आपका है फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, इसमें भी मैच करने हैं। तो पहले का जो आपका है ये सैक्रिन है। फिर इसके बाद स्टेबल एंड कुकिंग टेम्परेचर जो होता है ये कौन है, सुक्रोलोज लिखा है। फिर इसके बाद तीसरा है हाई पोटेंसी स्वीटनर कौन होता है, तो इसमें कौन होने वाला है, आपका P है। एलिटेम होता है। फिर इसके बाद चौथा होता है अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, तो वह आपका कौन होता है, एस्पार्टेम होता है। फिर इसके बाद आता है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड एमंग द फॉलोइंग, कि जो सल्फर एमिनो एसिड में पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो वह पाया जाता है A और D में, मतलब सिस्टीन और प्रोलीन में आपका क्या पाया जाता है, सल्फर का लिंकेज पाया जाता है। फिर आते हैं हम लोग 23 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हायर रेट टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन साइट। SN1 रिएक्शन के लिए कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सबसे तेज़ रिएक्शन आपका देने वाला है,
तो इनमें आपको मैचिंग भी कराने हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं तो वो कौन सा देने वाला है, तो वो आपका पहला देगा, मतलब कि फर्स्ट जो होगा BRA जो होगा वो देगा, और इसके बाद सेकंड देगा, फिर इसके बाद थर्ड देगा, इसके बाद कौन देगा, फोर्थ देगा। फिर तो ये आंसर आपका पहला हो गया। फिर लास्ट आप 24 क्वेश्चन देखेंगे, 25 क्वेश्चन थे, एक आंसर है, एक क्वेश्चन इसमें नहीं है। हाइड्रोकार्बन गिव्स इथेनॉल एंड प्रोपेन ऑन ओजोनोलिसिस, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द हाइड्रोकार्बन। कितना होगा कंपाउंड का मोलर मास बताना, जिस कंपाउंड से आपका क्या बनने वाला है, एसिटिल्डिहाइड बनने वाला है और एसीटोन बनने वाला है, प्रोपेनॉन और कौन, इथेनॉल आपका बनने वाला है। तो वो किससे बनने वाला है, तो ये आपका कंपाउंड बनाया गया बायोसाइड, जिसका ओजोनोलिसिस कराने पर आपको क्या बन जाता है, एसिटिल्डिहाइड और क्या बन जाता है, एसीटोन। और इस प्रकार के रिएक्शन आप पढ़े भी होंगे इस चैप्टर में, तो वो एल्डिहाइड और एसीटोन में आपने पढ़ा होगा कि क्या करते हैं, एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ऑब्टेन होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन तब मिलते हैं जब डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, किसी एक कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा तो वो एल्डिहाइड दे देगा, और जिस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो आपको कीटोन दे देगा। तो इस आधार पर हम आसानी से एल्कीन का प्रिपरेशन करके, और जितने नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन है उनके एटॉमिक मास में उनके नंबर से मल्टीप्लाई करके एडिशन कर लेंगे, तो वो आपको पूरा मोलर मास आपको मिल जाएगा। तो फाइनली हम लोग जो ये 8 अप्रैल को पहले शिफ्ट में पेपर हुआ था उनके पूरे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग जान लिए हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन और आंसर के साथ सॉल्यूशन भी इनमें मेंशन था। एक क्वेश्चन इसमें नहीं है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। फिर हम लोग अब पहुंचने वाले हैं 8 तारीख को, 8 अप्रैल को जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके भी क्वेश्चंस के आंसर हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं सेकेंड शिफ्ट वाले पे, कि जो 8 अप्रैल को देख सकते हैं कि जो 8 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ है, और उसके लिए हम लोग अब देखने वाले हैं। तो इसमें आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि जो सेक्शन ए बनाया गया है, फिर सेक्शन बी और सी भी हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, चूज द करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज स्टेबलाइजर इन द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए कौन से कंपाउंड का यूज करते हैं। तो उसके लिए याद रखिएगा यूरिया का। यूरिया में जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होता। फिर सेकंड जो ये कंपाउंड लिखा गया इसका यूपीएससी नाम लिखना है। तो आप जैसा कि जान सकते हैं कि सबसे प्रियॉरिटी में COOH को दिया जाता है, तो यहीं से नंबर की स्टार्टिंग होगी, और 1 हेक्सेनोइक एसिड में तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दूसरे पर मेथिल होगा। तो जहाँ दूसरे पर मेथिल होगा वही इसका आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन ही 2 मेथिल 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड लिखा गया है। अब ये CO का क्या लिखेंगे, तो जो CO यहाँ पे होगा, ये यदि मेन फंक्शनल ग्रुप होता तो इसका हम लोग ओन लगाते, लेकिन ये आपका प्रेफिक्स में आ गया है, तो इसका क्या लिखेंगे, आप पूर्वलग्न लिखेंगे, प्रेफिक्स लिखेंगे। तो जो आपका कीटोन होता है उसका प्रेफिक्स जो होता है वो ऑक्सो होता है, इसलिए 5 ऑक्सो हो जाएगा। तो जो आंसर होने वाला है वो दूसरा होने वाला है। फिर इसके बाद तीसरे में कहता है ऑर्डर ऑफ वंडर वाल कांस्टेंट फॉर, आपका आर्गन है, मेथेन है, जल है और C6H6 है। तो इसमें क्या होने वाला है, वंडर वाल कांस्टेंट ऑर्डर को लेके, तो इसका चौथा ऑप्शन ही सही होगा। मतलब सबसे अधिक जो होता है वो वंडर वाल कांस्टेंट जो होता है वो किसमें होता है, वाटर में, फिर बेंजीन में होता है, फिर मेथेन में होता है, इसके बाद आर्गन में होता है। क्योंकि क्यों आपके वाटर में सबसे अधिक होता है, तो आप भी जानते होंगे कि वाटर में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, ये इसका रीजन, इसलिए हाइड्रोजन में सबसे अधिक होता है। फिर इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड हो जिसमें जितना अधिक -I ग्रुप होगा वो उतना ही अधिक एसिडिक होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सी वाले कंपाउंड्स में CF3COOH लिखा गया है। अब जो होता है वो -I कॉजिंग ग्रुप होता है, इसलिए सबसे अधिक एसिडिटी आपके सी ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा। ठीक इसके जस्ट बगल में D है, वहाँ पर भी -I कॉजिंग ग्रुप है, इसका जो C होगा फिर D हो जाएगा। इसके बाद कहाँ चले जाएंगे, फिर A में चले जाएंगे। अब आप देख सकते हैं सबसे अधिक -I कॉजिंग ग्रुप किस में होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट में होता है। तो Cl भी आर्डर में आ सकता था, लेकिन Cl नहीं आया क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो Cl का फ्लोरीन से कम होता है, इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा वह हो जाएगा C, D, A और B। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आपका पहला हो जाएगा। फिर फाइनली हम लोग आने वाले हैं 5वें कंपाउंड पर, जो कि आपको कंपाउंड दिया गया है, इनमें 4 रिएक्शंस दिए गए हैं रिएजेंट के रूप में, और पूछ रहा है फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनने वाला। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आयरन की उपस्थिति में ब्रोमीन का रिएक्शन कराएंगे, तो जो आपका CH3 होता है वो किसकी तरह कार्य करता है, तो ये +R की तरह कार्य करता है, जिससे ब्रोमीन जो होता है वो आर्थो स्थिति पर क्या करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि पैरा स्थिति पर ऑलरेडी NO2 समूह है। इसलिए जब इसके आर्थो स्थिति पर वो अटैक कर लेगा
तब इसके बाद क्या करते हैं, SnHCl है और SnHCl की उपस्थिति में यदि नाइट्रो समूह उपस्थित है तो नाइट्रो समूह जो होता है वह एमीन में चेंज हो जाता है, अर्थात NH2 में चेंज हो जाता है। तो दूसरे स्टेप में क्या बनने वाला है, NO2 की जगह पे NH2 हो जाएगा। फिर इसके बाद NaNO2 और HCl के साथ जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे तो आप जानते हैं कि अगर किसी एमीन की क्रिया NaNO2 और HCl के साथ कराते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया यदि हाइपोफॉस्फोरस एसिड से कराते हैं तो वह क्या कर देता है, पूरे समूह को हटा देता है अर्थात रिड्यूस कर देता है। इसलिए आपका क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका पहला ऑप्शन आर्थोब्रोमो टालविन। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। उसके साथ सोल्यूशन भी दिया गया है। फिर छठवां है फाइंड द करेक्ट पॉइंट। तो यहाँ पर करेक्ट पॉइंट आपको ऑब्टेन करने हैं तो कौन सा आंसर होगा, तो वह आंसर आपका कौन सा होने वाला है, तो पहला होने वाला है रूट भी जो होगा वह जेड के अगर लेके हम लोग ग्राफ प्लाट करते हैं तो वो आपका पहला ऑप्शन होगा। किसके आधार पर होता है, मोजले लॉ के आधार पर। और कैन नॉट प्लॉट ये आपका न्यू है भी नहीं है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी को लेके और रेट कांस्टेंट को लेकर रेट कांस्टेंट नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर को लेकर मोजले ने अपना एक इक्वेशन फाइंड किया था। तो वो इक्वेशन है, उसी के बेस पर ये कौन सा ग्राफ होगा, तो ये पहला ग्राफ होगा क्योंकि उन्होंने ग्राफ भी उसके साथ दिया था। इसका अगला क्वेश्चन आता है टोटल स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द आयन MnSCN का होल 6 x माइनस इज 5.92 फाइंड द x, मतलब x की वैल्यू आपको बताने हैं। तो यहाँ से आपको निकालने हैं कि कितने उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, उसी के बेस पे आप निकाल सकते हैं। तो इसमें जो आएगा वो 4 आएगा, निकाल के देख लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही 4 रखेंगे यहाँ से Mn2 प्लस हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 2 और हो जाएगा कितना 4 + 2 मतलब 6 हो जाएगा, नहीं 4 हो जाएगा, इसका 4 + 2 मतलब 6 × 4 हो जाएगा। हाँ 2 गया, तो जिससे आपका जो मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। क्योंकि जो इसकी वैल्यू आएगी रूट में आएगी कितना, √35 आएगा। √35 यदि आता है तो उसका जब वैल्यू आप निकालेंगे तो वो आएगा 5.92 बोहर मैग्नेटॉन, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। द वैल्यू ऑफ द, ये तो आंसर उसका दिया हुआ +2 आएगा, इसलिए Mn +2 में है, इसलिए उसका रीज़न भी या सोल्यूशन भी उसके नीचे लिखा गया। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन बाय यूजिंग पॉजिटिव कैटालिस्ट, विदाउट कैटालिस्ट और विथ कैटालिस्ट में कौन सा है, तो आपका कौन सा पहला है कि यदि आपका विदाउट कैटालिस्ट है तब क्या होगा और विथ कैटालिस्ट होगा तब क्या होगा। तो जो आपके डार्क लाइन है वो विदाउट कैटालिस्ट है और जो आपके डॉटेड लाइन है वो आपके विथ कैटालिस्ट है। तो जितने आप देख रहे हैं तो 2 तो पहले ऐसे ही कट गए, क्योंकि बिना कैटालिस्ट के रिएक्शन रेट बढ़ता है और कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन रेट जो होता है वो घटता है। तो जैसा कि आप जान सकते हैं कि बिना जो कैटालिस्ट उत्प्रेरक के अनुपस्थिति में यदि कोई रिएक्शन कराते हैं तो वह लंबे समय में होगा और उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो वह कम समय में होगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो दूसरा और तीसरा पहले ही कट गया। तीसरे में आप देख रहे हैं कि जो दोनों के कर्व हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, और जबकि पहले में कर्व जो है वो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। इसलिए कौन सा होने वाला, तो पहला आपका आंसर होने वाला है। 8वां क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग फाइनली पहुंचने वाले 9वें क्वेश्चन पर, जिसमें कह रहा है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से क्या करिए, मैच करिए, और वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कि किसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे आंसर भी नीचे आपके लिखे गए हैं कि पहले में जो है वो 2 होते हैं, दूसरे में जो होता है वो 0 होता है, तीसरे में 1 होता है, चौथे में 4 होते हैं। इसलिए इस बेस पर यदि मैचिंग कराएंगे तो कौन सा आंसर आने वाला है, तो वो तीसरा आने वाला है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नंबर ऑफ 10 पर। करेक्ट आर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विथ NaOH। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को लेके NaOH कंपाउंड्स दिया गया है, जिसमें A B C D ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें कौन सा होगा, तो वो आपका कौन सा ऑप्शन होता है, दूसरा होता है। मतलब सबसे अधिक रिएक्टिविटी D की होती है, C की होती है, फिर A की होती है, फिर किसकी होती है, B की होती है। उसका रीज़न भी आपका नीचे यहाँ पे लिखा गया है, उसको आप देख सकते हैं। अब हम लोग फाइनली पहुँचने वाले हैं 11 पर। स्टेटमेंट 1 दिया गया है, स्टेटमेंट 2 दिया गया है कि मेथिल ऑरेंज इज वीक एसिड और बेंजोनाइड फॉर्म ऑफ मेथिल ऑरेंज इज डीपली कलर्ड देन क्यूनोनाइड फॉर्म। तो इसमें आपको क्या मिलने वाला, तो इसमें मिलने वाला कि स्टेटमेंट 1 जो होता है वो सही है कि मेथिल ऑरेंज जो होता है वो वीक एसिड होता है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है कि वो बेंजोनाइड जो फॉर्म करता है वो मेथिल ऑरेंज से, वो भी डीपली कलर्ड में, क्यूनोनाइड फॉर्म में तो ऐसा नहीं है, क्यूनोनाइड फॉर्म में नहीं देता है। इसलिए ये इसका
आंसर जो होगा वो रीजन जो होगा वो आपके नीचे लिखे गए हैं कि ये रेड मोर डीपली कलर्ड देन येलो। स्टेटमेंट सेकंड जो होता है वो रॉन्ग होता है क्योंकि रेड कलर में आपका मिलता है। फिर इसके बाद हो गया कि क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कौन सा इसमें करेक्ट है, तो आपका पहला है, मतलब कि आपके 3 ऑप्शन में से काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है वह फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये गलत है, डिपेंड करता है, इसलिए आपका ये कट जाएगा। बाकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी वो आपको दिया है, तो सेकंड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन आपके सही होंगे, इसलिए इसका कौन सा आंसर होने वाला है, तो आपका पहला आंसर होने वाला है। हम लोग पहुँच चुके हैं 13 क्वेश्चन पर। ये कंपाउंड दिया गया है और इसका रिएक्शन Br2NaSCO3 से कराना, बताना कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो जो इसका प्रोडक्ट बनने वाला है वो पहला प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा, तो उसके सोल्यूशन भी वहाँ पर आपके क्या किए गए हैं, मेंशन किए गए हैं। फिर इसके बाद आप सेक्शन बी में पहुंचने वाले हैं। सेक्शन बी में और बाकी क्वेश्चन जो हैं ये 14 से लेके 20 तक ये मिल नहीं पाए, इसलिए आपके इसमें टाइप नहीं किए गए। फिर इसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अब ये सेक्शन बी पर, जो कि न्यूमेरिकल है और ये 21 क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। तो इनमें आपको बताने हैं कि कंपाउंड ऑफ द जिनान हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द सेंट्रल एटम। जो कंपाउंड दिए गए हैं इनमें से किसके पास आपके 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि आप देख सकते हैं HCO3 में। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करता है, 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन का यूज कर लिया है, तो जिनान के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 6 यूज हो चुके हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो एक लोन पेयर ही HCO3 के पास बचा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, HCO3 हो जाएगा। फिर 22 पे पहुंच चुके हैं, विच इज़ द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड में जो सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो होगा वो कितना होगा, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड रेशियो निकालने से पहले स्ट्रक्चर बनाने होंगे पायरोफॉस्फोरिक एसिड का, जिसका सूत्र होता है, फार्मूला होता है H4P2O7, और इसका स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। यहाँ से सिग्मा और पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं, सिग्मा 12 मिलेगा, पाई 2 मिलेगा, जिससे इनके रेशियो कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पहुँचने वाले 23 क्वेश्चन पर। फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम FeCO5BO2 प्लस W टंगस्टन O3 है, WO3 है। देन कैलकुलेट द सम ऑफ दियर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट का सम आपको क्या करना है, निकालना है। तो जो FeCO5 होता है ये तो न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। BO2 प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट भी का जो होगा +4 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है, इसलिए टोटल आपको कितना मिल जाएगा, +4 मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा WO3 में कितना मिलेगा, +6 मिलेगा, मतलब टोटल आपको लोन पेयर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो एडिशन करने पे कितना मिलने वाला है, 10 मिलने वाला है। तो इसके बाद हम लोग 24 पे पहुंचने वाले हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव 5 रेडियल नोड्स। तो कौन सा ऐसा है जिसके पास 5 रेडियल नोड्स पाए जाते हैं, तो रेडियल नोड्स निकाले किससे जाते हैं, N-L और -1 से निकाले जाते हैं, जहाँ पर N जो है वो नंबर ऑफ सेल है, L जो है वो एजीमेथल क्वांटम नंबर है, -1 कर देते हैं। तो यहाँ पर निकाल सकते हैं 5s में रेडियल नोड आपको 4 मिलने वाला, 6s में 5 मिलने वाला, 7s में 6 मिलने वाला, 6p में 4 मिलने वाला, 4p में 2 मिलने वाला है। तो हाउ मेनी फॉलोइंग है 5 रेडियल नोड्स, कितने के पास हैं, तो वह केवल कितने के पास हैं, तो वह आपके 6s के पास है। फिर इसके बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं 25 पर। 25 क्वेश्चन जो है वो ये है कि इन गुड क्वांटिटी सीमेंट क्या है, इन गुड क्वांटिटी सीमेंट ऑफ लाइम टोटल ऑक्साइड्स ऑफ SiSiO2 एल्यूमिनियम Al2O3 एल्यूमिना है, और आयरन Fe2O3 है। फिर इसके बाद बी क्लोज एज पॉसिबल, तो इसका आंसर जो होगा वह दूसरा होगा, जिसमें आपका ये आंसर लिखा भी गया है। फिर इसके बाद 26 क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन में क्या कहता है कि द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द 2 सॉल्वेंट X एंड Y आर इन द रेशियो 2:1 में है, एंड दियर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज रेशियो 1:2 है। फाइंड द रेशियो ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन सेम मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर एड टू सेम मास बोथ ऑफ सॉल्वेंट इफ देयर मोलर मास ऑफ X ट्वाइस ऑफ द Y। तो इसका क्वेश्चन लगाने का यहाँ पे फार्मूला लिखा गया, साथ ही साथ लगाया भी है कितना आने वाला है, तो 16 इसका आंसर आने वाला है। हम लोग पहुँच चुके हैं 27 पर कि KSP ऑफ PaSO4 इज 8 × 10⁻11 इफ द सोलिबिलिटी ऑफ प्रेजेंस 0.1 MCaSO4 इज। तो यहाँ से कितना मिलने वाला है आपको, 8 मिलने वाला है।
28 क्वेश्चन जो है वो ये है। फिर इसके बाद इसमें 30 क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो टोटल आपको इसमें आपको मिल रहे हैं, तो वो हो जाएंगे। लास्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर AS2S3 कोलाइडर सोल्यूशन द कोगुलेशन वैल्यू ऑफ AlCl3 NaCl are 0.09 and 50.04 respectively if coagulation power of AlCl3 is x time of NaCl then tell the value of x। तो यहाँ पे कोगुलेशन निकालने के लिए आपको दिया गया है NaCl अपन AlCl3 इक्वल टू पावर से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोनों के वैल्यू दिए गए हैं, डिवाइड करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फाइनली कहा जाए तो ये पेपर जो था वो बहुत हार्ड नहीं था जितना कि पहला शिफ्ट का था। इसके बाद हम लोग अब पहुंचने वाले हैं जो 10 अप्रैल को पेपर हुआ था पहले शिफ्ट में, अब वो हम लोग देख लेते हैं। तो 10 अप्रैल को पहले शिफ्ट में पेपर जो हुआ था वो आपके सामने आ चुका है। जेईई मेन का 10 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपके सामने है, जिसमें लिखा गया द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब इसमें नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स बताने हैं ऑक्सीजन के इन 28.375 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि STP पर जो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो गलती से वहाँ 7 लिखा गया है। यदि यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 1.25 इसका क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, और इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 7.525 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि द कंपाउंड विच डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सा ऐसा कंपाउंड जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वह होता है सोडियम सुपर ऑक्साइड NaO2, क्योंकि सोडियम जो होता है वो सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि सोडियम का जो एटॉमिक साइज होता है वो बहुत स्मॉलर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है स्टेबलाइजर यूज ऑफ कंसनट्रेटिंग सल्फाइड ओर्स। तो स्टेबलाइज करने के लिए जो सल्फाइड अयस्क होता है उसमें किसका यूज करते हैं, तो क्रिसाल का यूज करते हैं। ये फैक्ट पर क्वेश्चन है। फिर इसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के रिकॉर्डिंग कौन सा आपका करेक्ट होगा, तो वह चौथा होता है कि डेल्टा H एब्जॉर्प्शन जो होता है वो निगेटिव होता है, और मिसेल फॉर्मेशन जो होता है वो भी निगेटिव होता है। कैसे, तो वहाँ पर दिखाया गया है कि गैस प्लस सॉलिड एब्जॉर्प्शन होगा, गैस सॉलिड बनेगा जिसका डेल्टा H जो होता है वो भी निगेटिव होता है, और जैसे मिसेल फॉर्म करता है सॉल्वेंट में मिलकर वो भी आपका निगेटिव ही हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लो स्पिन डायामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब कि लो स्पिन डायामैग्नेटिक होना चाहिए, साथ ही साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, तो वो कौन सा होता है, तीसरा होता है CONH3 का होल 6 3+ होता है, क्योंकि ये डायामैग्नेटिक है, लो स्पिन का है। बाकी जो भी आपके हैं हाई स्पिन के हैं। फिर हम लोग छठे क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। C+H2O दिस गिव CO+H2। फिर इसका CO+H2O है, दिस गिव CO2+H2 है। इसमें टेम्परेचर T1 और T2 है। इसमें पूछ रहा है कि क्या होगा कंडीशन, तो जो आपका कंडीशन होता है वो T1 ग्रेटर देन T2 होता है। क्यों? क्योंकि पहला जो रिएक्शन होता है 1273 केल्विन पर होता है, दूसरा जो रिएक्शन होता है वो 673 केल्विन पर होता है, आधे रेट पर होता है, इसलिए T1 जो होता है वो T2 से ग्रेटर होता है। फिर सातवें क्वेश्चन पर पहुँचने वाले सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 2CO+O2 दिस गिव CO2, जिसका डेल्टा H दिया गया है। C+O2 दिस गिव CO2, इसका डेल्टा H भी दिया गया है, और पूछ रहा है कि C+12O2 दिस गिव CO इज कितना हो सकता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लगाया गया है, और इसका फाइनली जो वैल्यू मिलने वाला है x-2y/2 मिलने वाला है। इसका दूसरा ऑप्शन इसका सही है। कैसे आया तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि C+12O2 दिस गिव CO हो जाएगा, और C+O2 CO2 हो जाएगा, CO2 दिस गिव CO+12O2, अर्थात इन दोनों को आप क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको फाइनली पहला इक्वेशन आपको मिल जाएगा, और उससे डेल्टा H की वैल्यू भी मिल जाएगी। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है Na2O+H2O दिस गिव 2x, और Cl2O7+H2O दिस गिव 2y, और इसमें पूछ रहे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1 मॉलिक्यूल ऑफ x एंड y, मतलब इन दोनों का रिएक्शन करा के फाइनली प्रोडक्ट ऑब्टेन करने, और जो प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा, जो उत्पाद आपको प्राप्त होगा, उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं उन्हीं का एडिशन बताना है आपको। तो Na2O+H2O करेंगे 2NaOH बन जाएगा, Cl2O7+H2O करेंगे 2SClO4 बन जाएगा। तो पहले वाले में 2 ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ मोल्स है, जबकि हमें नंबर ऑफ मोल्स ऊपर दिए गए 2 लिखे गए, इसलिए हमें 2 से कोई मतलब नहीं है। तो कितने हो जाएंगे, 1 ऊपर वाले में हो जाएगा, 4 नीचे वाले में हो जाएगा, तो 1 + 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। फिर इसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर बेंट इन शेप। बेंट शेप में कौन पाया जाता है, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर होंगे।
तो वह हो जाएगा कौन सा, SO2 हो जाएगा, O3 हो जाएगा और साथ में NO2 माइनस हो जाएगा। तो ये बेंट स्ट्रक्चर रखते हैं। फिर ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। फिर इसके बाद कहते हैं वेस्पर थ्योरी पाया हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन IF7 और IF5। जैसा कि आप जानते हैं कि जो फ्लोरीन होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड बनाया है तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। इसका नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं फ्लोरीन के पास, तो वो हो गए 3। अब कितने फ्लोरीन है, 7 है, 7 3 21 लोन पेयर ऐसे हो गए IF7 में। और IF5 में चलते हैं तो 5 3 15 ऐसे हो गए। इसके बाद एक आयोडीन का होता है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होता है तो 5 बॉन्ड बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, एक लोन पेयर में चला गया। इसका टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। तो 21 और 16 ऐड करेंगे 37 मिलने वाला है। फिर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स इन पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज। पोटेशियम फेरोसाइनाइड में T2G ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने आने वाले हैं T2G। और चूँकि फेरोसाइनाइड है इसलिए यहाँ पर CN जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, इसलिए पूरे इलेक्ट्रॉन 3D6 के T2G में चले जाएंगे। इसलिए T2G में कितने इलेक्ट्रॉन मिलने वाले, 6 मिलने वाले हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट इज अवॉइडेड टू प्रिवेंट। किससे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो जैसे ही आप हीट करेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट को, वो किस में चेंज हो जाएगा, फेरिक अमोनियम सल्फेट में चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसीलिए फेरस से फेरिक में चेंज हो जाता है। 13 क्वेश्चन जो है वो ये है, एन आइडियल गैस इज टेकन इतने मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर इन सर्टेन वॉल्यूम, व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस 40% एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये किस पर है, बायल के लॉ पर है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। और यहाँ से P1 की वैल्यू दिया है, V1 की वैल्यू दिया है, साथ ही साथ आपको P2 की वैल्यू पूछ रहा है और V2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 40% रिड्यूस हुआ तो 60% आपके पास बचा है, जिससे आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 1550 मिलीमीटर ऑफ Hg आ जाएगा। फिर 14 क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है। दोनों स्टेटमेंट पढ़ के आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, कि दोनों सही है दोनों गलत है। तो जो आपका ये एक आंसर होने वाला है वो ये है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज़ यूज्ड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये सही है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का जो होता है वो आयतनिक विश्लेषण में हम लोग प्रयोग करते हैं। और K2Cr2O7 इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर देन Na2Cr2O7। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है, क्योंकि पोटेशियम जो होता है वो ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर रखता है सोडियम से, इसलिए वो आसानी से आयनाइज नहीं होगा जितना कि आपका सोडियम हो जाएगा। इसलिए सोडियम की रिएक्टिविटी यहाँ पर ज़्यादा होगी वाटर में, इसलिए वो आसानी से सॉल्युबल हो जाएगा। तो इसलिए ये आपका स्टेटमेंट 2 जो होगा वो रॉन्ग होगा और स्टेटमेंट 1 जो होगा वो करेक्ट होगा, इसलिए इसका ऑप्शन 3rd होगा। फिर इसके बाद आपका आता है 15वां क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड इज 0.3 बाय व्हाट प्रेजेंट ऑफ द ऑब्जर्व डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ग्रेटर देन द कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी कंपाउंड यदि आपसे कहता है और मोनोबेसिक कहता है तो उसका जो I = आता है वो 1 + अल्फ़ा आता है, क्योंकि 2 ही आयन बनेंगे तो 2 अल्फ़ा होना चाहिए, तो 1 अल्फ़ा घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा। यदि 3 आयन बनते हैं तो 1 + 2 अल्फ़ा हो जाएगा। 3 आयन बनते हैं तो 1 + 2 आयन बने तो 1 + अल्फ़ा, 3 आयन बनते हैं 1 + 2 अल्फ़ा, 4 आयन बनते हैं तो 1 + 3 अल्फ़ा, 5 आयन बनते हैं तो 1 + 4 अल्फ़ा। इस प्रकार से I = जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.3 और यदि 0.3 दिया है तो 1 है, ऐड कर लेंगे 1.3 आ जाएगा। 1.3 आ गया, कितना परसेंट इंक्रीज़ किया था तो वो रख के आप वैल्यू निकाल सकते हैं। और जैसे ही आप निकालेंगे कितना इसका आंसर आने वाला है तो वो 30% आने वाला है। फिर इसके बाद आता है 16 क्वेश्चन की A है जिसका हाफ लाइफ पीरियड जो है 3 मिनट है, फिर P बनता है और हाफ लाइफ पीरियड यदि 12 मिनट रखते तो Q बनता है। बोथ आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैलकुलेट ओवरऑल हाफ लाइफ पीरियड ऑफ A। तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ A कितना हो जाएगा, तो 1/T हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 + 1/12, क्योंकि दोनों के टाइम पीरियड्स के आप ले के निकालेंगे तो T हाफ टोटल कितना आएगा, तो वो आएगा 12/5 आएगा। फिर इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, A + H2O जिसकी B, इसके बाद CO2 है, फिर C, फिर एक्सेस CO2 है, फिर क्या बनता है D। पूछ रहा है कि A कौन है, तो आपको पता है कि A जो होता है वो क्या है, क्विकलाइम है, अर्थात बिना बुझा हुआ चूना है। CO है जिसका रिएक्शन आप वाटर के साथ कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और जैसे एक्सेस CO2 का यूज करेंगे कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाता है। फिर इसके बाद हम लोग पूछने वाले 18 नंबर क्वेश्चन पर,
18 नंबर क्वेश्चन में जो कंपाउंड दिया गया है KMnO4 और हाइड्रोलिसिस रखा गया, पूछा जा रहा है मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो कौन बनने वाला है, तो जितने आपके एल्कीन या एल्केन होते हैं KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो ऑक्सीडाइज होकर आपका क्या दे देगा, COOH दे देगा। और OCO-CH3 भी आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो भी क्या दे देगा, COOH दे देगा। इसका फाइनली कौन सा करेक्ट आंसर होगा, दूसरा होगा। विच रिएक्टेंट्स आर यूज टू प्रिपेयर फेनिल मेथिल ईथर। फेनिल मेथिल ईथर का यूज करने के लिए कौन से रिएजेंट का यूज करते हैं, तो वह होता है सोडियम फेनॉक्साइड और मेथिल ब्रोमाइड होता है। इन दोनों का जैसे ही रिएक्शन कराएंगे फेनिल मेथिल ईथर बन जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये विलियमसन सिंथेसिस का रिएक्शन है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर फाउंड फॉर आइसोमेरिक कंपाउंड ऑफ C8H11N। इसमें कह रहा है कि आइसोमर फर्स्ट कैन प्रिपेयर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, आइसोमर सेकंड रिएक्ट्स विथ हिंसपर रिएजेंट बट डज नॉट सॉल्युबल इन NaOH, और थर्ड जो है रिएक्ट्स विथ HNO2 एंड फॉर्म एजोडाई। तो मतलब इसमें क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन इसमें बताना है कि कौन सा होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एमीन जो होता है गैब्रियल थैलेमाइड के द्वारा सिंथेसिस किया जाता है, तो वो भी प्राइमरी एमीन। तो जो आपका ये है देख सकते हैं फर्स्ट, दूसरे वाले में ये सेकेंडरी है। फिर इसके बाद ये प्राइमरी तो है लेकिन इसमें एनिलीन नहीं है, एनिलीन हो गया जबकि एमीन चाहिए। फिर इसके बाद आपका फर्स्ट ये भी चौथे में भी नहीं होने वाला, तो इससे आपका आंसर कौन सा होने वाला, तो पहला होने वाला। कैसे, तो वो पहला जो है थैलेमाइड गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन द्वारा सिंथेसिस होगा। फिर इसका दूसरे में क्या था कि हिंसबर रिएक्शन जो होता है वह रिएक्ट्स विथ हिंसबर रिएजेंट बट डज नॉट सॉल्युबल इन NaOH। तो जो आपका हिंसबर रिएजेंट होता है उसका यूज करके हम लोग सेकेंड वाले आइसोमर का रिएक्शन तो करा सकते हैं लेकिन NaOH में सॉल्युबल नहीं होगा। इसके बाद HNO2 के साथ रिएक्शन करके एजोडाई देता है जो कि आइसोमर थर्ड है। इसके बाद 21 क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचने वाले हैं, विच डज नॉट स्टेबलाइज सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो वह केवल कौन होता है, तो वह होता है आपका 4H लिंकेज। क्योंकि अगर प्रोटीन को हमें स्ट्रक्चर को सेकेंडरी और टर्सरी को स्टेबलाइज करना है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके बाद सल्फर लिंकेज, साथ ही साथ वंडर ऑफ फोर्सेस का यूज करते हैं, जबकि हम लोग H लिंकेज का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर इसके बाद 22 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। नाइलॉन 26 है, डेक्रोन है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, ब्यूना N है, और इनमें आपको बताने हैं कि वो किससे बनने वाले हैं। तो जो आपके A है वो किससे बनने वाला है, S से, मतलब बायोडिग्रेडेबल होता है नाइलॉन 26। ये पॉलीमर से क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस में कट चुका है 30% में, लेकिन IIT जो आपका JEE मेंस होता है इसमें आपका क्या होता है, पूछा जाता है कि वो पूरे सिलेबस आते हैं। और साथ ही साथ B जो होता है डेक्रोन जो होता है वो किससे बनता है, पॉलिएस्टर लिंकेज है ये। और इसके बाद जो आपका C है वो क्या है, तो वह थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। और इसके बाद जो D है ब्यूना N जो है वो क्या होता है, तो वो आपका एडिशन पॉलीमर है। फिर इसके बाद कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड का क्या करने हैं, वास्ट प्रोडक्ट का ये आपको मैचिंग कराने हैं। स्टील इंडस्ट्री में किसका यूज करते हैं, तो आप स्लैग का यूज करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में किसका यूज करते हैं, तो वहाँ पर फ्लाई एस का यूज करते हैं। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में किसका यूज करते हैं, तो वहाँ पर आप यूज करते हैं जिप्सम का। और पेपर मिल में किसका यूज करते हैं, बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड हैव नॉट जीरो डाइपोल मोमेंट, वह होता है आपका पहला, अर्थात CH2Cl2 और CH3 में जो होता है डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। बाकी आपके जो दूसरे तीसरे चौथे ऑप्शन होते हैं इनका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है। फिर इसका 25 क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर दियर रेट ऑफ द रिएक्शन। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन आप SN1 है, SN2 है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। तो इसमें से कौन सा आपका करेक्ट है, तो वह जो होता है वह आपका SN1 ये नहीं देगा जो कि आपका पहला है, क्योंकि SN1 में जो आपका 2 डिग्री 3 डिग्री होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन 2 डिग्री और 1 डिग्री से। तो यहाँ पर जो दोनों आपके रिएक्शन लिखे गए हैं वो आपके दोनों के दोनों बस केवल कार्बन बढ़ाए गए हैं लेकिन 1 डिग्री ही है, इसलिए SN1 के लिए ये आपका सही नहीं है। जबकि SN2 में प्राइमरी आपका चलता है इसलिए ये आपका चल जाएगा। तो जो इसमें दूसरा है वो सही है क्योंकि प्राइमरी ग्रेटर है 2 डिग्री से। फिर इसका थर्ड जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा वो पहले में अधिक होगा, जबकि दूसरे में क्योंकि यहाँ पे NO2 उपस्थित है जो कि -I कॉजिंग की तरह कार्य करेगा। और इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए NO2 जो होगा -I कॉजिंग की तरह कार्य करेगा, इसलिए इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा वो स्ट्रांगली होगा।
कंपेयर टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होने वाला, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपके क्या होंगे, सही होंगे। तो आपको आज 3 शिफ्ट के पेपर जेईई मेंस के मिले हुए हैं, वो भी कौन से 8 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के, सेकंड शिफ्ट के और 10 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के। जो भी आपके क्वेश्चंस आए हुए थे उन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं और आशा करते हैं कि आप सभी को ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। साथ ही साथ आप अपने क्वेश्चन को देख भी लीजिएगा कि आपका लेवल क्वेश्चन का क्या रहा। वैसे कहा जाए तो तीनों शिफ्टों में केमिस्ट्री का लेवल बहुत हार्ड नहीं है, कुछ क्वेश्चंस के लेवल हार्ड है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि क्वेश्चन जो होता है वो 3 टाइप्स में आता है, ईजी आता है, मीडियम आता है और हार्ड आता है, जिसमें 50% आपके ईजी होते हैं, 25% मीडियम होते हैं, 25% हार्ड होते हैं। इसलिए यदि आप 25 क्वेश्चन है तो उनमें से 3, 4, 5 क्वेश्चन जो होंगे वो हार्ड भी होंगे। तो आप मान लीजिए 2, 4 गलत भी हो जाते हैं 5, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो करने लायक हैं, जो कि 20 क्वेश्चन कम से कम आप इनमें कर सकते हैं, ऐसा आशा करते हैं। और विश्वास भी है कि आप अच्छे से क्वेश्चन लगा भी सकते हैं यदि आप मेहनत करके पढ़ते हैं तो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।